गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप अच्छा से रिवाइज कर रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स बोथ इवेंट साथ होने का, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बताए थे। अब कुछ और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसे हम लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि देयर आर थ्री अर्न्स, मीन्स तीन पैकेट है, अर्न्स है, बॉक्स है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो थ्री है, ए बी और सी, ठीक है। थ्री अर्न्स है, ए बी और सी, ठीक है। अर्न ए कंटेन फोर व्हाइट बॉल एंड फाइव ब्लू। फोर व्हाइट बॉल और फाइव ब्लू बॉल है, ठीक है। फोर व्हाइट और फाइव ब्लू बॉल है। एंड बी कंटेन फोर व्हाइट एंड थ्री ब्लू बॉल। बी क्या है? फोर व्हाइट और थ्री ब्लू बॉल है, ठीक है। और एंड सी कंटेन टू व्हाइट और फोर ब्लू बॉल। टू व्हाइट और फोर ब्लू बॉल, ठीक है। इस तरीके से तीनों बैग में या तीनों अर्न में या तो तीनों कोई भी बॉक्स में जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर के कितने कितने बॉल है, वो सारे कॉम्बिनेशन, सारे सिस्टम दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है? वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दिस अर्न। तीनों से एक एक बॉल ड्रॉन करना है। तीन बैग है या तीन अर्न है बॉक्स, ठीक है। तीनों से एक एक बॉल ही ड्रॉन करना, कितना? एक एक, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ थ्री बॉल ड्रोन टू आर व्हाइट बॉल और वन इज ब्लू बॉल? मीन्स दो व्हाइट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। मीन तीन बॉल, तीनों से एक एक बॉल ड्रोन होगा तो क्या होगा? तीन बॉल आएगा। उस तीन बॉल में क्या होना चाहिए? दो व्हाइट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ए फर्स्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट बॉल, अगर फर्स्ट बैग से व्हाइट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? W1। फर्स्ट बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/9, ठीक है। और फर्स्ट बैग से B1 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/9। समझ में आया? फर्स्ट बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट बैग से, ठीक है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी दोनों गिवन है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? W2 मींस सेकेंड बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 4 प्लस 4/7 और B2 सेकेंड बॉल से ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 3/7। क्या होगा? 3/7, ठीक है। अब तीसरा से W3 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 2/6 एंड ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 4/6। इस तरीके से आप देखिए, हम सभी का कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर लिए व्हाइट ब्लू होने का, ठीक है। फर्स्ट से व्हाइट क्या होगा, ब्लू क्या होगा, व्हाइट क्या है, ब्लू क्या है, ठीक है। एक ही बॉल ड्रॉन करना है, इसलिए एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिए। अब हमें तीनों से एक एक बॉल लेना है, बट उसमें दो व्हाइट होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए, सॉरी एक ब्लू होना चाहिए। दो व्हाइट और एक ब्लू, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। या तो फर्स्ट दोनों व्हाइट हो जाए और तीसरा क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। या फर्स्ट व्हाइट हो जाए, सेकेंड ब्लैक हो जाए और तीसरा व्हाइट हो जाए। या फर्स्ट ब्लैक हो जाए और ये दोनों व्हाइट हो जाए। इन सभी सिचुएशन में दो व्हाइट और एक क्या है? ब्लू है। ब्लैक हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो दो व्हाइट और एक, सभी में देखें क्या है? दो व्हाइट और एक ब्लू है। क्लियर हुआ? अब सभी के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पुट कर दे। W1 4/9 इंटू W2 4/7 इंटू B3 4/6। समझ में आया? क्लियर हुआ? इस तरीके से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब W1 4/9, B2 3/7 और W3
2/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 5/9 इंटू W2 4/7 इंटू में W3 2/6। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे कैलकुलेट करें, 2 से कैंसिल कर दे, 2 3 सभी में कैंसिल होगा, 3 और ये 3, तो क्या हो गया 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 9, 21 इंटू में 9 189, 21 9 9 18, ठीक है 189 क्लियर हुआ। अब इसे सोल्व करें, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, सेम वे में ये आएगा 89 सॉरी 189 ये क्या आएगा 12 और ये क्या आएगा 20/189, सभी 189 हो गया। अब इसको ऐड कर दे तो क्या आ गया 189 32 64, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया ये 64/189 और यही क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आर व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक इन ईच ड्रॉ। तीनों ड्रॉ में 2 क्या है व्हाइट है और एक क्या है ब्लैक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे लैंग्वेज, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट एंड 1 ब्लू बॉल इज 64/189, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे। 2 बॉल ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 white 3 red 3 white 3 red and 3 white 3 red 4 green 4 black, 4 green और 4 black मीन्स 4 कलर का एक बैग में बॉल है, 3 व्हाइट 3 रेड 4 ग्रीन और 4 ब्लैक, ठीक है। अब इसके क्या करना है, 2 बॉल ड्रॉन रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स एक बॉल 2 बॉल ड्रॉन करना है लेकिन रिप्लेस नहीं करना है, मीन्स एक बॉल देके और उसको बाहर रख देना है, मीन्स नेक्स्ट बॉल में सैंपल स्पेस एक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर डिफरेंट कलर। अब ध्यान देंगे बोथ बॉल आर डिफरेंट कलर होना चाहिए, दोनों का दोनों। अब डिफरेंट कलर में एक व्हाइट है तो इस तीनों में से दूसरा कोई हो सकता है, एक ग्रीन रेड है तो इस तीनों में से तो फर्स्ट कंडीशन भी हो सकता है, सेकंड कंडीशन भी हो सकता है। तो डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, उसमें कंफ्यूजन 100% होना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या सेम कलर, और 1 में से सेम कलर माइनस कर लेंगे तो जो बच जाएगा वो डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कई बार आपको 1 माइनस करके देखें, क्योंकि 1 माइनस कर देने से क्या होता है, जो मेजर वेरिएशन है नंबर ऑफ केसेज है वो कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ केसेज क्या है वो कम हो जाते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेम कलर, और सेम कलर कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। सेम कलर में दोनों व्हाइट या दोनों रेड या दोनों ग्रीन या दोनों क्या ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। अगर सिंपल फर्स्ट बॉल W1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पहले कैलकुलेट करें, 4 + 4 8 और 6 14, तो 3/14 ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। फर्स्ट बॉल व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया, तो फर्स्ट बॉल व्हाइट देखे और उसको क्या कर दिए बाहर कर दिए। अब बाहर कर देंगे तो सेकेंड व्हाइट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 का, जब W1 व्हाइट हो तो पहले 3 व्हाइट था, अब क्या हो गया 2 व्हाइट, एक सैंपल स्पेस भी कम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 और W2 व्हेन W1 ऑलरेडी हैपेंड मींस W1 जो पहले हम देखे तो उसको बाहर कर दिए, इफेक्टेड हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे ऐसे ही
प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 3/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 कब, जब R1 हो गया है 2/30, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 क्या आएगा 4/14, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 कब, जब G1 हो गया है 3/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 क्या होगा 4/14, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 कब, जब V1 हो गया तो क्या आएगा 3/13। इस तरीके से हम क्या किए, चारों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, चारों के रिगार्डिंग। या तो दोनों व्हाइट हो सकता है, या दोनों रेड हो सकता है, या दोनों ग्रीन हो सकता है, या दोनों ब्लैक हो सकता है। चारों के लिए हम दोनों पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब सेम कलर मीन दोनों व्हाइट या दोनों रेड या दोनों ग्रीन या दोनों ब्लैक, सेम कलर मीन सेम सेम, और सेम में भी ये चारों में से कोई भी हो सकता है, समझ में आया। सेम कलर में भी चारों में से कोई भी दोनों सेम कलर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्या करेंगे, तो 1 माइनस हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं सेम कलर, क्लियर है। तो ध्यान दें क्या करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल सेम कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल सेम कलर क्या होगा, दोनों W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2/W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2/R1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2/G1, ठीक है। अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1। अब इसमें सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें W1 3/14 2/13 प्लस 3/14 2/13 प्लस 4/14 3/13 प्लस 4/14 3/13, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सभी में कैंसिल हो गया, 7 7 2 7 2 7, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम सभी में 91, ये क्या आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ भी आएगा 6, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनली 18/91, ये हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल सेम कलर, ठीक है। अब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल आर डिफरेंट कलर क्या होगा, क्या करेंगे 1 माइनस सेम कलर, तो 18/91 और 91 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 73/91, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम जब कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी तो आपको एकदम पेशेंस रख के ऐसे ही कंडीशनल सोचना है, ठीक है। यहाँ 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये 4 कलर के बॉल है, 5 कलर भी हो सकता है, 6 कलर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 3 कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो हर सिचुएशन मीन्स इस टाइप में कंसेप्ट ऐसा सोचेंगे, डेवलप करेंगे जो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो हम आसानी से सोल्व कर लें, कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाएं और समझें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको इस टॉपिक का, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे इनफाइनाइट कल भी बताया था एक क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट टॉस था,
मीन्स डॉट डॉट टू इनफाइनाइट जीपी टर्म को यूज करके बताए थे। तो एक बार और उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप, वहां 2 केसेस था, अब देखेंगे 3 केसेस वाले में क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। वो भी थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया। 3 पर्सन ए बी सी थ्रो ए डाइस सक्सेसफुली। अब यहाँ 3 पर्सन है ए बी सी, ठीक है। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है। ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों क्या करता है, 3 पर्सन ए बी सी थ्रो ए डाइस सक्सेसफुली टिल वन गेट ए 6 एंड विन द गेम। अगर 6 आता है तो विन करता है और अगर 6 नहीं आता है तो लॉस कर जाता है। पिछले जो आपको बताया थे उसमें 9 सम 9, वहां 2 डाइस था, यहां 1 डाइस है, ठीक है। तो 2 डाइस में 9 आने से विन कर रहा था, ठीक है। तो 4 केसेज आए, यहाँ एक केसेज फेवरेबल है, तो वो तो 2 डाइस या सिंगल डाइस सिर्फ आपको फेवरेबल केस और टोटल केस के लिए कंसीडर करना है। बाकी जो मेन जो कैलकुलेशन है उसमें भी सेम है इनफाइनाइट, इसमें भी सेम है इनफाइनाइट, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1/6। तीनों के विन करने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6। थोड़ा सा और जो वर्डिंग है रिप्रेजेंट करने का उससे डिफरेंट आपको बताते हैं, उसमें भी आप हो सकता है समझ जाए, थोड़ा उससे और ये क्लियर पिक्चर इसमें दिखेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ई एफ एक जैसा ही था तीनों के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से कोशिश की कि आपको समझ में आए। वो भी सही है, आंसर उससे भी आएगा, वो भी तरीका सही है। अगर वो समझ में आ गया तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, या डिफरेंट ऐसा थोड़ा सा इसमें क्या है, नेमिंग अलग अलग रख देंगे तो पता चल जाएगा कौन हारा और कौन जीता। उसमें ई एफ एक ही था, इसमें अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और तीनों की हारने की प्रोबेबिलिटी, तीनों की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 5/6। 1 माइनस 1/6 5/6, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी और तीनों की हारने की प्रोबेबिलिटी, क्लियर हुआ। अब देखते हैं, तो एक कैलकुलेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट टॉस किया और जीत गया, ठीक है। लेकिन जीत करके भागना नहीं है, जीत करके फिर खेलना है, क्योंकि गेम इनफाइनाइट चलेगा। गेम क्या है, इनफाइनाइट सिचुएशन में चलेगा। मींस ऐसा नहीं कि एक टॉस करते हैं तो जीता और घर चला जाता है। क्या करते हैं, जब भी आप लूडो खेले, टॉस क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं तो क्या बहुत देर तक खेलते हैं, ठीक है। ऐसा भी है कि एक बार में भी जा सकते हैं, तो उसका कंडीशन होगा जीते और बाहर जाए। लेकिन यहाँ क्या है, गेम कंटिन्यूअसली चलना है, ठीक है। तो ए जीत गया, तो हमें उस सभी का कलेक्शन करना है जिसमें ए जीत गया, अब बाकी सभी हार गए। ए जीत गया और बाकी सभी हार गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीत गया। दूसरा केस में अगर ए हार गया तो बी का नंबर आया, वो भी हार गया, सी का नंबर आया, वो भी हार गया, और फिर क्या आ गया, ए का नंबर आया और उसने जीत गया, ठीक है। समझ में आया, ए ऑलरेडी जीत गया, प्लस अगर ए हार गया तो इस दोनों का भी नंबर आया और ये दोनों भी हार गया, फिर ए का नंबर आएगा और फिर ए जीत जाएगा। मींस हमें सिर्फ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अगला केस में क्या करेंगे, ए हार गया, बी भी हार गया, सी भी हार गया, अगेन ए का नंबर आया और हार गया, फिर बी भी हार गया, सी भी हार गया, इसके बाद फिर ए का नंबर आया और फिर ए जीत गया। इस तरीके से डॉट 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 टू इनफाइनाइट सिचुएशन तक खेलते जाएंगे और सभी का जो सम आएगा प्रोबेबिलिटी, वो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी होगा। तो ध्यान देंगे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/6 प्लस ये तीनों क्या होगा, 5/6, तीनों सेम है, 5/6 5/6 5/6 मींस 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6, ठीक है। प्लस अब यहाँ 3 है और ये 3 6, 5/6 का पावर 6 इंटू में 1/6 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। अब ध्यान देंगे 5/6 का होल क्यूब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, कॉमन रेशियो याद कीजिए क्या है, ए आर
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट टू इंफिनिटी, सम ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, सम ऑफ इंफिनिटी ए बाई वन माइनस आर। क्लियर हुआ। कॉमन रेशियो आर, जहां आर क्या होना चाहिए, लेस देन 1, 5/6 प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होता ही है। ठीक है, अब सोल्व करेंगे 1/6 तो क्या करें, a बाई 1 माइनस आर, आर 5 के क्यूब क्या होगा 125/216। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/6 इंटू में 216 माइनस 125 कैलकुलेट किए क्या आएगा, 6 के कैंसिल करेंगे 36 बाई 5 191। ठीक है 191 36 बाई, ठीक है क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या किए, सोल्व किए। समझ में आया या नहीं आया। अब ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लें। 5 सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी 91 ही रहेगा, 191 नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 6 माइनस 5 1 और ये हो गया 11 माइनस 2 9, ये ऑलरेडी कैरी कर चुके हैं 91। ठीक है, 36/91 आ गया आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या आता है। ठीक है, बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सी के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्रॉसपोर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन। अब बी के विन करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें। मीन्स हम मान के चलते हैं कि ए टॉस करना शुरू किया, तभी हम ए यहां से शुरू किए। मान के चलते हैं कि ए को ही टॉस पहला मिला कि आप शुरू करो गेम, कोई ना कोई एक तो शुरू करेगा, तो ए को मिला। ठीक है, तो पहला विन कर गया। लेकिन अगर बी विन करेगा तो क्लियर है कि पहला ए को हारना होगा, तभी तो बी का चांस आएगा, और बी जीत गया। प्लस अगेन ए हार गया, बी भी हार गया और सी भी हार गया। अगेन ए हार गया और बी का नंबर आया। यहां हम सभी में ए को जीत दिलाए हैं, यहां सभी में बी को जीत दिलाएंगे, लास्ट में सी को जीत दिलाएंगे, या 1 में से ए और बी को माइनस कर लेंगे तो सी का जीत, तीनों मिलकर के 1 होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर ऐड करें, ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, अगेन ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, अगेन ए हारा और बी का नंबर आया और बी क्या हो गया, जीत गया। इस तरीके से इनफाइनाइट आएगा। अब यहां सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/6 इंटू में 1/6 प्लस, ठीक है ये क्या आया 4 आ गए, तो 5/6 का होल 4 इंटू में 1/6, यहां क्या आएगा 3 7, 5/6 का होल पावर 7 इंटू 1/6। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अगर हम यहां देखते हैं तो 5/36, तो यहां 3 था, यहां 6 हो जाएगा। मीन्स क्यूब सभी में इंक्रीज कर रहा है, 5/6 इंटू 1/6 सभी में है, और क्यूब सभी में इंक्रीज कर रहा है, तो 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब। सोल्व करेंगे 5/36 इंटू 216 बाई वही 216 माइनस 125 कैलकुलेट किए तो ये क्या आ जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, और बाई या माइनस करेंगे सेम तरीके से, क्या आ गया 91 आ गया। क्लियर हुआ। तो बी विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 30/91। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विन क्या होगा 1 माइनस
36/91 माइनस 30/91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, 25/91 क्या आएगा, 25/91 मीन जो जितना लास्ट में गेम शुरू करेगा उसके हारने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट गेम करेगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि एम्पायर है या कोई कोऑर्डिनेटर है जिसने एक वो गेम शुरू करने के निर्देश दे दिया, तो क्या ए का जजमेंट सही है, क्या उसने सही निर्णय लिया, तो नहीं, पार्शियलिटी किया। जिसको पहले टॉस देगा उसके साथ पार्शियलिटी बाकी दोनों के साथ कर गया, जिसको दिया पहले उसको जिताने की पॉसिबिलिटी उसके पास ज्यादा है। तो वो जानता था प्रोबेबिलिटी कि जिसको हम पहले टॉस करने के लिए देंगे वो पहले जीतेगा, उसकी चांसेस जीतने की ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिसको फर्स्ट दिया दैट मींस वो फेयर गेम नहीं है, पार्शियल गेम है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग आ रहा है। अगर सेम प्रोबेबिलिटी है तब वो फेयर गेम है। जैसे हम टॉस करते हैं क्वाइन, वहां क्या आता है 1/2 1/2, दोनों की 50-50 परसेंटेज है, ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी मीन दोनों को सेम चांस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऐसा बायस्ड क्वाइन हो जिसमें हेड आए 1/3 और टेल आए 2/3 मीन्स उसमें हेड आने की चांसेस कम हो, तो अगर बायस्ड क्वाइन है तो वो क्या फिर फेयर क्वाइन नहीं है, फिर फेयर गेम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा रेगुलर और कॉमन से यूज में भी दिमाग लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान देंगे, जैसे अगला जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा शुरू करते हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होंगे सही से। अब क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंट n E1 E2 E3 डॉट डॉट टू En n म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस, ठीक है। अब वर्ड आता है बड़ा अलग सा वर्ड है, ऐसे 11th में सुने होंगे लेकिन बहुत दिन हो गया होगा। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस। तो पहले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता क्या है, मीन दो इवेंट या दो सेट्स, पहले सेट्स में आते हैं, सेट्स आसानी से समझ में आ जाएगा। दो सेट्स जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, मीन दोनों में कॉमन कोई नहीं हो, जैसे एक सेट ऐसा है तो एक सर्कल इधर है, मीन दो अलग अलग सेट हो, दैट इज क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट। अगर इवेंट है तो एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, और सेट्स है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट्स हो गया, ठीक है। चलिए, तो एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वर्ड क्लियर हुआ। अब आता है एग्जॉस्टिव केस। एग्जॉस्टिव केस क्या होता है, जैसे ये है यूनिवर्सल सेट, इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दें, छोटे छोटे पार्ट कर दें, ठीक है। एन इवेंट, E1 हो गया, ये E2 हो गया, E3 हो गया, ये E4 हो गया, मींस इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दें और सभी को पार्ट को मिला दें तो U बन जाए, S अगर सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी में लेते हैं तो S बन जाए, और E3 E4 डॉट डॉट टू En मींस सभी को यूनियन ले ले तो क्या बन जाए, वापस सैंपल स्पेस बन जाए या यूनिवर्सल सेट बन जाए, अगर नॉर्मल सेट के कंपेयर करते हैं। दैट मींस सभी को मिलाने से यूनिवर्सल सारे केसेस बन गए, टोटल बन गया, क्या हुआ, दैट मीन दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव केस, मीन सभी को मिलाने पर टोटल बन जाता है, कम नहीं, टोटल एज इट इज, ठीक है। और सभी क्या हो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो, मीन तो इंटरसेक्शन भी 5 हो, मीन सभी अलग अलग हो, ओवरलैप नहीं करता हो, तो क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो गया और एग्जॉस्टिव केस भी हो गया, ठीक है। तो n अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केस है, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई a नन जीरो एसोसिएटेड है और सभी इवेंट भी नन जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1, probability of E2 into probability of A by E2, probability of E3 into probability of A by E3 dot dot to probability of En into probability of A by En, ठीक है। मींस n इवेंट के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। हर केसेस के से हम a की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और यहाँ
टोटल प्रोबेबिलिटी आता है। और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे, अब आते अपने टॉपिक पे। अभी तक तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। अब जो ये टॉपिक है, मेन जो अगला एक्सरसाइज आएगा वो ऐसा एक्सरसाइज है, फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। वो कुछ एक्सरसाइज से हमेशा क्वेश्चन एक आता ही आता है। और वो एक्सरसाइज में जो हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा अलग है, ऐसा ही यहां a बाई E1 है, यहां E1 बाई a कैलकुलेट करते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर यही टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां क्या आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। मीन जो अभी आप कैलकुलेट करना सीखेंगे वो अगले एक्सरसाइज का डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, तो एक साथ कंबाइन नहीं करें, अलग। मीन्स अगर ये एक्सरसाइज सीखते हैं तो आपका 80% काम उस एक्सरसाइज का हो जाएगा जो आगे आप पढ़ेंगे, और वहां से हर साल फिक्स है क्वेश्चन आता है। मीन्स अगर ये अच्छा है तो वो भी अच्छा, अगर ये गायब हो गया तो वहां भी गायब हो जाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें और समझें। थैंक यू।